हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें नए चैप्टर के साथ, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने इसके पहले टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ। तो बेसिकली बच्चे इसमें है क्या, तो बेसिकली जो हमारा सप्लायर गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो उसमें जो वैल्यू है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, जो वैल्यू होगी सप्लाई की उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होगी जब हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट हम वैल्यू किसको दे रहे हैं, सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। कहने का मतलब कि हम ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं है। अनरिलेटेड मतलब नॉर्मल पर्सन, जो सिर्फ क्या करता है, जिसको हम सेल करते हैं, वो हमसे गुड्स खरीदते हैं, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अनरिलेटेड पर्सन। जो हमारा ना ही डायरेक्टर है, मतलब अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा डायरेक्टर KMP या कोई मेरा रिलेटिव्स वगैरह कोई है, तो वो मेरे लिए रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अनरिलेटेड पर्सन। उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू होगी, जो भी गुड्स मैं प्रोवाइड करूँगा, सर्विस में प्रोवाइड करूँगा, वो प्लस अंडर सेक्शन 15 कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें क्या करना होता है, उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है और लेस करना पड़ता है, तो वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, मतलब किसी रिलेटेड पर्सन को मैं अगर सप्लाई का रिलेटेड बोलता हूँ, डायरेक्टर हो गया, मेरा एम्प्लॉय हो गया, मेरे रिलेटिव्स हो गए, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। या मेरा ही कोई दूसरा बिजनेस, लाइक एक महाराष्ट्र में, दूसरा बैंगलोर में है, बट मेरा ही बिजनेस है, बट अगर मैं उसके साथ ट्रांजेक्शन करूँ तो क्या हो जाएगा, रिलेटेड। वो क्या हो जाएगा, मेरा रिलेटेड पर्सन। ठीक है, तो ऐसे केस में जो होता है सप्लाई, ये चीज़। उसके बाद है सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन। ऐसा सप्लाई जहाँ पे सिर्फ प्राइस नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ें क्या हो रही है, एक्सचेंज की जा रही है। उसके बाद आता है सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। ऐसे सप्लाई जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंदर बताएगी। ये जो सप्लाई होती हैं, इनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, वो बेसिकली कहाँ दिया गया है, CGST रूल्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पे दिया गया है। वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको दिया गया है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, सप्लाई रिलेटेड टू सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन। किससे, सप्लाई टू अनरिलेटेड। अगर आप किसी अनरिलेटेड पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस सप्लाई करो, तो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, आ जाओ देखते हैं। इंक्लूजन सेक्शन 15 के अंदर दिया गया है, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो डेफिनेटली उसके अंदर आएगी, सर्विस की वैल्यू वो भी आएगी। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो GST के अलावा अगर कोई टैक्स लग रहा है उस गुड्स के ऊपर, GST के अलावा अगर कोई और टैक्स लग रहा है, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। सर्विस के ऊपर कोई और टैक्स लग रहा है तो ऐड करोगे। GST को नहीं लेना है, GST के अलावा कोई भी टैक्सेस सबको इंक्लूड करना है। उसके अलावा पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर सप्लायर के बिहाफ पे जो रेसिपिएंट, अगर वो किसी को पैसा दे रहा है, जनरली वो पैसा सप्लायर को पे करना चाहिए, बट वो पैसा कौन पे कर रहा है, रेसिपिएंट पे कर रहा है सप्लायर के बिहाफ में, तो ऐसे वैल्यू को भी इंक्लूड करोगे अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंस, गुड्स से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड इंसिडेंटल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा सप्लायर को पे करना चाहिए था, बट किसने पे कर दिया, हमारे रेसिपिएंट ने। इंसिडेंटल खर्चा है तो वो भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। उसके अलावा इंटरेस्ट, लेट फीस, अगर पेमेंट में लेट हुआ, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, कोई पेनल्टी लग रहा है, तो अगर वो भी क्या होगा, उस इनवॉइस, उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। और आखिरी में आता है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, कोई छूट वगैरह मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, प्राइवेट सब्सिडीज हो या कोई भी सब्सिडीज हो, उसको क्या करोगे, इंक्लूड करोगे अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, सब्सिडीज के ऊपर हम सम्स के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर समझेगा कि किस सब्सिडीज को लेना है और किस सब्सिडीज को इग्नोर करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो एक्सक्लूजन की बात करें तो सबसे पहला डिस्काउंट। अगर सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई के पहले अगर मैंने कोई डिस्काउंट देने का वादा किया है या मैंने डिस्काउंट दिया है, तो वो हमेशा क्या करूँगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस कर दूंगा। उसके बाद है डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। तो ये वो डिस्काउंट है जो मैंने सप्लाई के बाद दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैंने सप्लाई किया, बट वो सप्लाई क्यों किया, ताकि मैंने ऑलरेडी रेसिपिएंट्स से एक एग्रीमेंट किया था कि अगर तुम मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हो तो मैं क्या करूँगा, इन फ्यूचर अगर आप मुझे पेमेंट जल्दी दोगे तो मैं कितना दूंगा, सर्टेन परसेंट आपको क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। मैंने सप्लाई किया बट अभी डिस्काउंट नहीं दिया, मैं फ्यूचर में दूंगा अगर वो मुझे क्या देगा, पेमेंट जल्दी देगा। तो ये हो गया डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई। सप्लाई होने के बाद अगर वो मुझे जल्दी पेमेंट दे देगा तो मैं उसको क्या दे दूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अग्रीमेंट पहले किया है
तो लेस करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है या हमारे इनवॉइस में वो मेंशन नहीं है तो फिर लेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। सेम, अगर कोई वॉल्यूम डिस्काउंट आप दे रहे हो तो उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो कि डिस्काउंट देने के बाद फिर से दे रहे हो बट वो एग्रीमेंट में मेंशन ही नहीं है। आपने जो टैक्स इनवॉइस दिया, इनवॉइस इशू किया हुआ सप्लाई के टाइम पे, अगर उसमें मेंशन नहीं है या तो आपने एग्रीमेंट नहीं किया, फिर भी आप क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेकेंडरी डिस्काउंट कभी भी लेस होता नहीं है। याद रखना, ये 3 डिस्काउंट लेस होते हैं बट ये आखिरी वाला डिस्काउंट लेस होने वाला नहीं है। क्यों लेस नहीं होगा? क्योंकि हमने इनवॉइस में उसको मेंशन नहीं किया होगा। अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इनवॉइस में मेंशन किया है या हमने सप्लाई के पहले एग्रीमेंट कर रखा है, अगर ऐसा केस होगा तो लेस होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि वैल्यू में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे और क्या क्या चीज़ें लेस करेंगे। एकदम सिंपल एक फॉर्मेट को आप याद रख लोगे तो इजीली आप क्या कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट क्या है, गुड्स या सर्विस की जो भी वैल्यू होगी वो इंक्लूड करोगे, उसमें टैक्स ऐड करोगे, जीएसटी के अलावा कोई भी चलेगा, जीएसटी नहीं चलेगा। इंसिडेंटल खर्चा, रिलेटेड खर्चा या फिर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लग रही है वो भी ऐड करोगे। आपने क्या किया, सप्लायर के बिहाफ में खुद पेमेंट कर दिया रेसिपिएंट ने, तो वो भी इंक्लूड कर लोगे। उसके बाद सब्सिडीज अगर आपको मिल रही हैं तो वो भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करोगे। तो सिंपल सा एक चीज़, दैट इज डिस्काउंट। चाहे वो तुम्हें सप्लाई के पहले अलाउ किया हो या सप्लाई के बाद किया हो, बट इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए, इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो वो आपको वो डिस्काउंट लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़, या सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि अग्रीमेंट ही इस बेसिस पे बना है, मतलब वो सप्लाई ही इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने क्या किया है, अग्रीमेंट किया है डिस्काउंट देने का। अगर मैं अग्रीमेंट ही नहीं करता तो सप्लाई ही नहीं होता, बट सप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, अग्रीमेंट कर रखा है रेसिपिएंट के साथ कि मैं आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, तो ही हम क्या करेंगे, सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उस डिस्काउंट को लेस करेंगे। अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो लेस करने की जरूरत नहीं। होप सो बच्चा आपको समझा होगा। हम स्टार्ट करते हैं सम्स के साथ। तो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव सम में मतलब सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, सारी चीज़ें सम्स में कवर अप होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में। हम स्टार्ट करते हैं, रीड करना क्वेश्चन को और शुरू करेंगे सॉल्यूशन के साथ। पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, गुड सोल्ड कर रहा है, किसे सोल्ड कर रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड को। गुड सोल्ड कर रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को। पर्टिकुलर्स में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। पहला दिया लिस्ट प्राइस, मतलब जो मैं बता रहा था कि गुड्स की वैल्यू जो भी हम सप्लाई करेंगे वैल्यू दी गई है, तो वो दी गई है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट। कहने का मतलब इसमें टैक्स या डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमने देखा कॉन्सेप्ट में कि हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी हो, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, तो ये वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसमें ऐड और लेस जो करना होगा हम करेंगे। तो लिस्ट प्राइस को एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 1,25,000। आगे, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। क्या ये जीएसटी है क्या? नहीं, ये कौन सा टैक्स है, म्युनिसिपल अथॉरिटी का। तो ऐड करेंगे क्या? हाँ, तो बिल्कुल ऐड करेंगे क्योंकि ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस होगा हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू में ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है CGST और SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स। गुड्स के ऊपर CGST और SGST लगा है, तो ये तो GST है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे, पैकेजिंग चार्जेस। तो पैकेजिंग चार्जेस मतलब क्या होता है, इंसिडेंशियल खर्चा है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, पैकिंग करने का खर्चा है। अगर गुड्स के वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि उसको हमने प्राइस में इंक्लूड नहीं किया है, मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा, उसको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। नीचे कुछ पैराग्राफ में लिखा देखते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 9,500 एज अ सब्सिडी। तो बच्चों मैंने बताया था कि मैं सब्सिडी के बारे में सम्स जब सॉल्व कराऊंगा तब थोड़ा बताऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा कि सब्सिडी अगर क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी ना, तो उसको वैल्यू के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इंक्लूड करोगे नहीं। अगर वही मैं बात करूं कैसी सब्सिडी की, अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिल रही होगी तो आप क्या करोगे, उसको प्राइस के अंदर ऐड करोगे। क्या करोगे, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के टाइम पे उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर है। तब देखते हैं ये कौन सी सब्सिडी है।
तो ये जो सब्सिडी है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इशू नहीं है, एनजीओ का सर्विस है, एनजीओ का सब्सिडी है, चलेगा, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ₹1,25,000 ऑन द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। तो इस सब्सिडीज को कंसिडर करने के बाद वैल्यू दी गई है, मतलब कहने का मतलब कि सिंपल सा इतना समझो, कोई भी लैंग्वेज होने दो, तुम्हें क्या करना है, सब्सिडी की वैल्यूज को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, और हाँ एक चीज और कि जो सब्सिडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तुम्हारे प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए, मतलब गुड्स के लिए सब्सिडी मिल रहा है तो गुड्स के लिए ही होनी चाहिए। पता चला आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विस के लिए सब्सिडी मिली हो, तो ऐसे सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर गुड्स के लिए मिल रहा है तो गुड्स के लिए ही सब्सिडी होनी चाहिए। अगर आप सप्लाई गुड्स कर रहे हो तो सब्सिडी भी रिलेटेड टू क्या होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। आगे, XYZ लिमिटेड ऑफर्स 4% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस। अब उन्होंने बोल रखा है कि हम लीस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस मतलब अगर इनवॉइस के अंदर लिख दी गई है बात कि हम क्या कर रहे हैं, 4% डिस्काउंट दे रहे हैं लीस्ट प्राइस पे, तो हम उसको क्या करने वाले, लेस करेंगे। क्या, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर इनवॉइस के अंदर लिख दी गई है या अग्रीमेंट में लिख दिया गया है, कहीं पे भी लिखा है, अगर लिख दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा ऑफ द गुड्स। और क्या बोला, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द XYZ लिमिटेड, मतलब जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है उनके लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लिखना, सम सॉल्व करना। अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट एकदम सिंपल सा लिखोगे, हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब क्या कर रहे हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं, हेडिंग डाली, हेडिंग के नीचे टेबल बनेगा, पर्टिकुलर्स एंड आएगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहली चीज लीस्ट प्राइस दी गई है तो लीस्ट प्राइस को क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे, लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। इसके अंदर ना कोई सब्सिडी इंक्लूडेड है ना कोई डिस्काउंट इंक्लूडेड है, तो एज इट इज फिलहाल के लिए लिख दोगे। तो जितनी वैल्यू है दैट इज 1,25,000। नेक्स्ट क्या दिया था, टैक्स लीविड, टैक्स लगा है, कौन सा टैक्स लगा है, म्युनिसिपल अथॉरिटी का। तो अदर देन जीएसटी है, मतलब जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 15,000, तो 15,000 एज इट इज क्या करोगे, ऐड करोगे। नेक्स्ट, CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स। तो ये CGST और SGST मेंशन करोगे बट उसकी वैल्यू नहीं डालोगे क्योंकि ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, अदर देन GST को लिखोगे, GST वाले को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेंशन तो करोगे बट उसके सामने वैल्यूज नहीं पुट करोगे। CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन गुड्स। तो गुड्स पे चार्जेबल तो है बट उसकी वैल्यू मेंशन करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे क्या दिया है, पैकेजिंग चार्जेस, और क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने हमने प्राइस में इंक्लूड नहीं किया है तो करना पड़ेगा। तो आ जाओ ऐड करेंगे इसको भी, दैट इज पैकेजिंग चार्जेस। व्हाट इज द अमाउंट बच्चा, तो क्या है 15,500 है, 15,500 लिख लिया। अब देखो नीचे क्या बात की गई थी कि हमें सब्सिडी भी मिली है, और सब्सिडी क्या है, नॉन गवर्नमेंट है, तो वो भी क्या करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे सब्सिडी बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और सब्सिडी कौन सी वाली ऐड करते हो, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने ना दिया हो, गवर्नमेंट के अलावा वाली जो भी मिल जाए सब्सिडी सब ऐड करनी पड़ेगी। हाँ वही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट वाली अगर सब्सिडी होगी तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू क्या थी इसकी, 9,500, यहाँ तक लिख लिया। ये सारी चीजें थी जो हमें ऐड करना। लास्ट में तो एक लाइन थी कि हमें क्या करना है, लीस्ट प्राइस के ऊपर ये कितना डिस्काउंट देना है बच्चा, 4% डिस्काउंट देना है, और ये इनवॉइस में लिखा हुआ है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनवॉइस में लिखा है तो ऐसे डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो करेंगे हम लेस करेंगे 4% डिस्काउंट ऑन लीस्ट, 4% ऑन लीस्ट प्राइस। तो लीस्ट प्राइस कहने का मतलब कि 1,25,000 का कैलकुलेट करेंगे हम 4%। चलो करते हैं कैलकुलेट, 1,25,000 इंटू 4%, तो बच्चा आएगा 5,000। कितना आएगा, 5,000। तो इसको लेस करोगे, अब इसके बाद जो भी आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ऐड करते हैं और लेस करते हैं 5,000, देखते हैं कितना आ रहा है। 1,25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,500 प्लस 9,500 माइनस दैट इज 5,000। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ रहा है बच्चों, तो वो आ रहा है 1,60,000। कितना आ रहा है, 1,60,000। ये जो वैल्यू आई है, अब इसके ऊपर जो भी टैक्स लगने वाला होगा, CGST SGST, वो इस पर कैलकुलेट होगा और वो उतना टैक्स हम क्या करेंगे, मतलब दैट इज सप्लायर पे करेगा। क्लियर है बच्चा, होप सो आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सम के साथ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 23। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, Sakshita Private Limited, a registered supplier, furnishes the following details supplied effected during December 2018। उन्होंने क्या किया है, सप्लाई कर रखा है, उसके रिलेटेड सारे पर्टिकुलर्स दिए, एक एक करके रीड करेंगे और कंसिडर करेंगे कि किसको ऐड करना और किसको ऐड नहीं करना और किसको लेस करना वैल्यू में। ठीक है, एज पर द हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पहला, सेल्स प्राइस चार्ज टू कस्टमर विद इन स्टेट एक्सक्लूडिंग GST। कहने का मतलब कि हमने एक प्राइस चार्ज किया है जिसके अंदर GST नहीं है। GST नहीं है तो अच्छी बात है, तो जो भी प्राइस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो इसको तो इंक्लूड करना ही है, तो मेन है कि कोई भी अगर गुड्स या बेच रहा हूँ मैं, तो अगर वो उसका प्राइस है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। आगे, सर्विस चार्ज लेविड इन द इनवॉइस। क्या है, इनवॉइस में हमने उस गुड से रिलेटेड कुछ सर्विस भी प्रोवाइड की है, तो उसको भी क्या करोगे, इसको मान लो कि इंसिडेंशियल एक्सपेंस मान लो या रिलेटेड सर्विस मान लो, तो ये भी क्या होगा, ऐड किया जाएगा। आगे, पैकेजिंग एंड फॉरवर्ड एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सेल्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। आगे, वेटमैन चार्जेस शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। भले ही सेपरेटली शो किया होगा अपने इनवॉइस में, बट उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। आगे, कमीशन चार्ज टू द बायर। ये भी कमीशन चार्ज कर रहे हो तो क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी कमीशन वाला जो पार्ट था ना, एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर चार्ज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। कहाँ पे शो करोगे, अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करोगे। आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, प्रॉम्प्ट पेमेंट। कहने का मतलब कि अगर जो हमारा रिसिपिएंट है, अगर वो हमें क्या करे, प्रॉम्प्ट पेमेंट करे, जल्दी से पेमेंट कर दो, तो हम उसको क्या देने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले हैं 1%। और ये चीज इनवॉइस में इंडिकेटेड है। क्या है, इनवॉइस में इंडिकेटेड मतलब इनवॉइस में मेंशन्ड है। अगर मेंशन्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आगे, लेकिन क्या कंडीशन है कि पेमेंट 1 महीने में हो जाना चाहिए। आगे, द रेट ऑफ टैक्सेस ऑफ गुड्स आर एज अंडर। मतलब कहने का मतलब कि हमें रेट ऑफ टैक्स भी दे दिया कि क्या क्या परसेंट से जब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा तो क्या परसेंटेज से टैक्सेस कैलकुलेट करना है और कितना GST और IGST या CGST वॉटएवर जो होगा वो कितना आएगा, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया, देखो 60% ऑफ द कस्टमर, ये तो उन्होंने जो बोल दिया कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे 1 महीने के अंदर तो हम आपको 1% का डिस्काउंट देंगे। बट क्या हुआ, 60% ऑफ द कस्टमर डिड नॉट मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ। उनके जो भी कस्टमर्स थे उसमें से 60% लोगों ने पेमेंट 1 महीने के अंदर नहीं किया। फॉर द डेट ऑफ सप्लाई, हेंस द सप्लायर रिक्वायर्ड द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट ऑफर टू हिम। तो उन्होंने क्या किया, वो जो प्रॉम्प्ट पेमेंट किया था उसको क्या कर लिया, रिकवर्ड कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि वापस ले लिया ठीक है, बट हमारा मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या हमें अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट टाइम पे हो या ना हो, अगर आपने इनवॉइस के अंदर मेंशन कर दिया
कि आप डिस्काउंट देने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, पेमेंट आपने दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। रेसिपिएंट ने पेमेंट आपको किया हो या ना किया हो, अगर सप्लायर ने बोल दिया कि 1% आपको डिस्काउंट देना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। बाकी 40 लोगों 40% ने दिया, पेमेंट किया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इजीली 1% अपने वैल्यू में से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मेरे को हमें जीएसटी के रेट्स भी दिए गए, तो कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, साथ में जीएसटी कितनी लगेगी, दैट इज सी जीएसटी और एस जीएसटी का वैल्यू कितना आएगा वो भी हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के साथ। तो हेडिंग क्या करेंगे, लिखेंगे हम जीएसटी लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के साथ जीएसटी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग के आगे जीएसटी लायबिलिटी। तो पहले वैल्यू, देन उसके नीचे हम कैलकुलेट करेंगे जो भी रेट ऑफ परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया, देखो क्या दिया है, 6% एंड 12%। बट ये क्या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहीं पे मेंशन है क्या इंटर स्टेट कर रहे हैं, नहीं, हमने क्या बोला विद इन अ स्टेट करके यहाँ पे मेंशन था। विद इन स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, तो क्या लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स प्राइस, तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद उसका अमाउंट, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहली चीज सेल्स, जो भी लाइन लिखी होगी तुम्हें एज इट इज लिखना है, सेल्स प्राइस चार्ज टू कस्टमर, चार्ज टू कस्टमर विद इन स्टेट। तो क्वेश्चन में जो भी लाइन जैसी होगी ना, आपको एज इट इज लिखना है, थोड़ा भी चेंज करना नहीं है। क्वेश्चन में एज इट इज जैसा लिखा एज इट इज उठा के पूरा का पूरा लिखोगे, ठीक है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। उसके बाद हमने देखा है आगे क्या दिया है, सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज है तो उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे, तो लिखोगे सर्विस चार्ज, ऐड करोगे सर्विस चार्ज लेवीड, लेवीड इन द इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर मेंशन है तो आपको ये करना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 11,000। नेक्स्ट देखो क्या चीज है, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस, इंसिडेंटल खर्चा रिलेटेड टू गुड्स से है तो ऐड करना पड़ेगा आपको, तो हम लिखेंगे ऐड। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वैल्यू क्या है, वैल्यू है 14,200। उसके बाद क्या है बच्चों, वेटमेंट चार्जेस सोन सेपरेटली इनवॉइस, अलग, अगर इनवॉइस के अंदर मैं भले से उसको अलग से दिखाऊं बट मैं शो कर रहा हूं, वो मेरे वैल्यू में ऐड होगा, तो दैट इज वेटमेंट चार्जेस। वैल्यू कितनी है बच्चों, 7,800। नेक्स्ट कमीशन चार्ज, तो कमीशन चार्ज करो, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे, कमीशन चार्ज टू कस्टमर है, पूरा का पूरा लिखोगे, टू बायर हाउ मच, 15,000। तो ये सारी चीज़ें थी जो चीज़ें हमें क्या करनी थी, इंक्लूड करनी थी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अब इसकी सिर्फ एक चीज़ था, दैट इज डिस्काउंट वाला पार्ट। तो उन्होंने बोला कि 1% क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो हम उसको क्या करने वाले हैं, लेस करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 1% किस पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हमेशा जो गुड्स बेच रहे होगे ना उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये जो बेच रहे हो उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे और क्या करोगे, लेस करोगे, क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेस 1% डिस्काउंट, या तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वैसे लिख सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट that is indicated in
इनवॉइस क्या है, इनवॉइस के अंदर वो बताई गई है और वो कितना है 1%। हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली 10 लाख का 1% कितना होगा बच्चों 10,000 होगा, क्या होगा 10,000। तो इसको हम लेस करेंगे, अब जो भी आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलो करते हैं, देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आता है इस केस में। पहले तो 10 लाख है, ऐड करेंगे उसमें 11,000, उसमें ऐड करेंगे 14,200, फिर उसके अंदर 7,800 ऐड करेंगे, उसके बाद 15,000 और फाइनली उसमें से लेस करेंगे हम 10,000 जो कि हमने डिस्काउंट में दिया है। तो आएगा 10,38,000, ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ टैक्सेस दे रखे कि जीएसटी लगने कितना लगाना है, और ये जैसे कि विद इन स्टेट है, मतलब सिंपल सा क्या लगेगा CGST और SGST लगेगा। तो हम सीधा कैलकुलेट करेंगे 6% CGST एंड 6% SGST किसका, इस वैल्यू का। तो सीधे लिखोगे यहाँ पे 6% CGST, 6% SGST। तो कैलकुलेट सीधे कैल से उठाओगे, उसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे 6%। तो 6% कितना आ रहा है 62,280। तो अगर ये 62,280 आ रहा है तो ये भी सिमिलर ही आएगा। तो हमें बताओ तो GST लाइबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, तो GST लाइबिलिटी ऐड कर देंगे उतना ही हमारा GST लाइबिलिटी आ जाएगा, दैट इज 1,24,560। तो होप सो बच्चा आपको समझा होगा। एक बार फिर से गो थ्रू करवा दे रहा हूँ शॉर्ट में कि क्या। तो बच्चों हमने सम देख लिया, बट एक बार मैं फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। हमने कॉन्सेप्ट में सीखा है कि सबसे पहले गुड्स हो या सर्विस उसकी वैल्यू एज इट इज, दोनों है तो दोनों की वैल्यू एज इट इज, उसमें ऐड करोगे इंसिडेंटल खर्चे, कमीशन है तो कमीशन, पेनल्टी है तो पेनल्टी, सब्सिडी है तो सब्सिडी, और कोई ऐसा खर्चा जो थर्ड पार्टी का था दैट इज सप्लायर का खर्चा कोई रेसिपिएंट पे कर रहा है तो वो भी वाला भी क्या करोगे ऐड करोगे। भाई लेस क्या करोगे डिस्काउंट, लेकिन कैसा डिस्काउंट जो हमने अपने इनवॉइस में मेंशन किया होगा या तो एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट बोला होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये सम देखा। तो इसमें देखो क्या था, गुड्स की वैल्यू थी, सर्विस की वैल्यू थी, पैकेजिंग क्या है इंसिडेंटल खर्चा है तो उसे ऐड कर दिया, वेटमेंट चार्जेस भी इंसिडेंशियल खर्चा है तो ऐड कर दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी और कमीशन वाली बात की थी तो कमीशन था हमने ऐड कर दिया। बट उसी क्वेश्चन में क्या था एक डिस्काउंट था जो कि इनवॉइस में मेंशन था, तो इनवॉइस में मेंशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। हमने लेस किया तो हमारे पास आया वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट इज 10,38,000। और क्वेश्चन में रेट ऑफ, अगर क्वेश्चन में कभी भी क्या है आपको मेंशन करके दिया है सेपरेटली कि जीएसटी का रेट दैट इज CGST, SGST, IGST, जैसे इस क्वेश्चन में दिया 6%, 6% एंड 12%। तो लेकिन इसमें क्या लगेगा CGST और SGST की भी क्या है ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन था, तो मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिल गया GST की लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा सप्लायर को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करेगा, रेसिपिएंट से लेगा गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 के साथ। एज यूजुअल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे, थोड़ा ब्रेक करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया, शंकर टेक्समैको प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिस शॉर्ट में STPL कंपनी का नाम है, वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, सलेम, हाँ सलेम तमिलनाडु में। तो वो कहाँ की है, तमिलनाडु की है। इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइंग मशीनरी, वो मशीनरी बनाते कौन सी, डाइंग की। ठीक है, आगे दिया है इट्स मैन्युफैक्चर्स इंस्टॉल मशीनरी एट प्लेस ऑप्टेड बाय द बायर्स। बायर्स इनका काम क्या है कि बायर्स जहां बोलेंगे ना ये वहां जाएंगे, वहां पे मशीन को क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं बायर्स के कहने पे। फॉर ईच मशीन मैन्युफैक्चर इंस्टॉल्ड बाय STPL दैट इज वो जो कंपनी है दैट इज शंकर टेक्समैको कंपनी, वो क्या करते हैं उनको क्या मिलता है हर एक मैन्युफैक्चरिंग पे 3 लाख की सब्सिडी मिलती है। क्या मिलती है सब्सिडी, क्या मिलती है सब्सिडी, कितने की 3 लाख की। कि देखो सब्सिडी मिलती है बट किससे मिलती है देख लेते हैं, फ्रॉम अ एजेंट फ्रॉम फॉरेन मैन्युफैक्चरर, कोई तो फॉरेन का मैन्युफैक्चरर का एजेंट है उसके थ्रू उसको मिलती है। तो क्या ये गवर्नमेंट का है क्या, अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे। आगे पूर्णी डाइस लिमिटेड दूसरी कंपनी, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट
कोयम्बतूर तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु की ही है। क्या है, हैव ऑर्डर्ड मशीनरी फ्रॉम STPL, मतलब जो पहली वाली कंपनी शंकर थी, वहां से उन्होंने क्या किया, एक मशीनरी ऑर्डर किया है, बट उसको इरेक्ट मतलब इंस्टॉल, मतलब कहाँ पे लगवाने वाले हैं वो लोग, एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एट पालघाट केरला। याद रखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, कि भले ही कंपनी तमिलनाडु की है पूर्णी, बट वो इंस्टॉल कहाँ करवा रही है, केरला में। तो इस केस में उस गुड्स के लिए, दैट इज मशीनरी के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा पता है आपको, केरला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, तमिलनाडु से केरला जा रही है मशीनरी, तो इस केस में जो टैक्स लगेगा क्या लगेगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। मैं लिख देता हूं, तमिलनाडु से कहां जा रही है, केरला, इसलिए क्या हो गया, IGST लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चा, IGST लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी की बेस प्राइस कितनी है, 25 लाख, कोई इशू नहीं है उसमें। फॉर ईच मशीनरी देयर इज अ सेपरेट हैंडलिंग चार्जेस, उस मशीन को हैंडल करने का अलग से खुद का सेपरेट चार्ज लगता है 50,000। तो ये भी क्या होगा, ऐड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आगे PDL हैज ऑप्टेड, PDL इज नथिंग बट पूर्णी की बात हो रही है, पूर्णी डाई लिमिटेड जो है हमारी कंपनी बायर, उसकी बात हो रही है। हैज ऑप्टेड एडिशनल वारंटी, तो एडिशनल सर्विस भी लोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा, ऐड की जाएगी, दैट इज 20,000 के लिए। फॉर एन एक्सटेंडेड सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ऑफ 1 ईयर इन एडिशन टू द फ्री वारंटी प्रोवाइडेड बाय STPL, 1 साल की फ्री सर्विस थी, उसे एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, 20,000 का एक्स्ट्रा सर्विस लिया, तो वो भी क्या करोगे, वारंटी के लिए, तो वो भी ऐड हो जाएगा। आगे द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 80,000, तो जो इंस्टॉलेशन है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, तो वो भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। STPL ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, क्या ऑफर किया जा रहा है, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो हमें पता है कि डिस्काउंट अगर ऑफर किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई या उसके पहले, और इनवॉइस में मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। वेयर द पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ, इफ द पेमेंट इज नॉट सो मेड इट नॉट ओनली रिकवर्स, कहने का मतलब कि अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो जो डिस्काउंट है वो भी वापस ले लिया जाएगा, और साथ में आपको क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। कितने का, 18% का। तो सिंपल सा वही बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और साथ में बताना है कि जो टैक्स लग रहा है दैट इज GST, तो IGST लगेगा या SGST लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि तमिलनाडु में भली जो है हमारा सप्लायर है, हमारा जो रेसिपिएंट वो भी तमिलनाडु में उसका रजिस्टर्ड लोकेशन है, बट इंस्टॉल्ड कहाँ हो रही है, केरल में। तो हम कौन से प्लेस को कंसिडर करते हैं, केरल को। तो ऐसे केस में क्या हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो वहां पे लगता है IGST, और उसका रेट कितना दे रखा है, देखो बच्चों, इंटर स्टेट का दैट इज 12%। क्या है, 12%। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो सबसे पहले बेस प्राइस क्या है, तो वो है 25 लाख रुपीस, ये ऐड करोगे, और साथ में एक्स्ट्रा चार्जेस हैंडलिंग का, तो हैंडलिंग का कॉस्ट कितना है, 50,000। नेक्स्ट आगे हम एक्स्ट्रा वारंटी ले रहे हैं, उसका भी अगर है तो वो भी क्या करोगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, उसको भी ऐड किया जाता है, दैट इज वारंटी सर्विसेज। सर्विस 20,000, और आगे क्या है देखते हैं। हाँ, उस मशीन को इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आया रिलेटेड टू मशीनरी है, तो वो भी क्या करोगे, कॉस्ट को भी ऐड करोगे, दैट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट 80,000। और इसके अलावा जो आगे दी गई है 2% डिस्काउंट वाली बात, तो हम लेस करेंगे, बट उसके पहले मैंने क्या बताया, अगर कोई सब्सिडी अगर हमें मिल रही होगी, अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं दी, किसी और ने प्रोवाइड किया, तो उसको भी क्या करते हो आप, ऐड करोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, दैट इज सब्सिडी 3 लाख रुपीस। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, 2%। तो 2% किसका कैलकुलेट करोगे, हमेशा बेस प्राइस का। किसका, बेस प्राइस का, तो लेस करेंगे, लेस 2% डिस्काउंट, तो कैलकुलेट कर लेंगे 2% to 2%, दैट इज 50,000।
तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। हम करते हैं प्लस और माइनस वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहले बेस प्राइस है 25 लाख रुपीस, ऐड करेंगे, उसमें 50,000 हमारा हैंडलिंग कॉस्ट, उसके बाद हमारा वारंटी सर्विस है 20,000 का, वो भी ऐड करेंगे, उसके बाद है इंस्टॉलेशन कॉस्ट 80,000 का, वो भी ऐड करेंगे, उसके बाद है 3 लाख ऑफ सब्सिडी, और फाइनली लेस करेंगे हमारा डिस्काउंट दैट इज 50,000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 29 लाख रुपीस। तो कितनी आ रही है 29 लाख रुपीस। ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें रेट दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में जीएसटी का रेट पता है तो आपको जीएसटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लगने वाला है आईजीएसटी, तो इसलिए कौन सा रेट लगेगा, तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आईजीएसटी दैट इज 12%। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो वैल्यू आई है उसका 12% कैलकुलेट कर लोगे, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज टैक्स लायबिलिटी जो सप्लायर को पे करनी पड़ेगी। 29 लाख इंटू 12%, तो वैल्यू आएगा 3,48,000। तो क्या आएगा 3,48,000, ये हो जाएगा जीएसटी की लायबिलिटी। तो बच्चों होप सो आपको समझा होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया है, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसे देख लेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आने वाला कैसा है। ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसे मैं सॉल्व करवाता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्या है, मेजर्स गुरुनाथ अ रजिस्टर्ड सप्लाई provides you detail with respect to the contract enter with the measures शीशा enterprises और supply of goods। गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, दो पार्टीज दी गई हैं, पर्टिकुलर्स दिया गया। हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटेंस लिखा गया है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम कंसीडर करते हैं उसके अंदर जीएसटी नहीं होना चाहिए। जीएसटी के अलावा सारे टैक्सेस चलेंगे बट जीएसटी इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ऑलरेडी इसके अंदर अगर जीएसटी है तो उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस अदर देन जीएसटी 18,500 ऐड करना होता है, हम ऐड करेंगे। अब ये एक्सपेंसेस जो खुद सप्लायर ने उठाया तो जैसे दिए होंगे एज इट इज आप क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे वैल्यू ऑफ सप्लाईज में। तो क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस 8,000 ऐड होगा, फ्रेट चार्जेस 5,000 ये भी ऐड होगा, डिजाइनिंग चार्जेस 6,000 ये भी क्या करोगे, ऐड करोगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस जो किसने किया है, शीशा ने किया है, बट किसके बिहाफ पे किया है, गुरुनाथ के बिहाफ में, ये भी ऐड होता है। तो टेस्टिंग चार्जेस 3,000 हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंस ऑफ ₹3,000 बट नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ गुरुनाथ। मतलब खर्चा तो शीशा ने किया है बट किसके बिहाफ पे, गुरुनाथ के बिहाफ पे नहीं किया है। नहीं किया है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। आगे सब्सिडी मिल रही है 2,000 किसी एनजीओ से, एनजीओ से मिल रही है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सब्सिडी को भी क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है। और फाइनली क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल तो टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे हमें पता नहीं कि कौन सा टैक्स रेट कंसिडर करना है। तो देखो कि स्टार्टिंग में लिखा है आईजीएसटी 18%, तो हम आईजीएसटी करेंगे कैलकुलेट, दैट इज 18% वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी है इसको निकालोगे कैसे, तो एकदम सिंपल है, जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड किससे करोगे, 118 से। 100% वैल्यू प्लस 18% ऑफ जीएसटी है ना, तो क्या बन जाता है 100 प्लस 18% ऑफ जीएसटी, तो कितना हो गया 180। इस वैल्यू को 118 से डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बिना जीएसटी वाली। ठीक है। तो सिंपल सा कैलसू पे ये वैल्यू टाइप करोगे, डिवाइड बाय 118 करोगे, उसके बाद इंटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी विदाउट जीएसटी, मतलब उसके अंदर से जीएसटी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रैकेट में एक्सक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी दैट इज 18%। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया, वैल्यू लेंगे हम कैलसी में, दैट इज
1,88,800 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 दैट इज 1,60,000। तो कितना आएगा 1,60,000। उसके आगे अदर देन जीएसटी ऐड होता है, ऐड कर लोगे अदर देन जीएसटी वैल्यू कितनी है 18,500। नेक्स्ट वो एक्सपेंसेस जो किसने किया है गुरुनाथ ने किया है। तो सप्लायर कोई भी एक्सपेंस अगर करता है इस गुड से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड जो रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर रहा है, जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे क्या करोगे एज इट इज ऐड कर दोगे। तो ऐड करेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मैसर्स गुरुनाथ, इंश्योरेंस चार्जेस 8,000। नेक्स्ट है फ्राइट, फ्रेट भी एज इट इज लिख लोगे, वैल्यू है 5,000। नेक्स्ट डिजाइनिंग चार्जेस 6,000। आगे बढ़ते हैं। अब वो एक्सपेंस जो मैसेज श्रीशा ने किया बट किसके बिहाफ पे किया है गुरुनाथ के बिहाफ पे, तो उसको भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मैसेज श्रीशा ऑन बिहाफ ऑफ मैसेज गुरुनाथ। तो वैल्यू क्या थी 3,000 टेस्टिंग चार्जेस के लिए, टेस्टिंग चार्जेस दैट इज 3,000। ये वाला एक्सपेंसिव ऑफ 3,000 था, भले शीशा ने इनकर किया बट वो गुरुनाथ के लिए था, मैसेज गुरुनाथ के बिहाफ के लिए था तो नहीं था, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते सब्सिडी। सब्सिडी एज ऑलवेज क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो लिखोगे सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ दैट इज अमाउंट 2,000 है। कितना है 2,000। हमने सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। इस क्वेश्चन में एक्सक्लूड करने के लिए सिर्फ ये एक चीज़ थी, इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं, डिस्काउंट वगैरह मेंशन नहीं है, तो लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं ऐड करना। 1,60,000 प्लस 18,500 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 5,000। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 2,02,500। 2,02,500 ये आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इस पे क्वेश्चन में बोला है कि हमें टैक्स पेबल भी निकालना है, तो टैक्स पेबल सिंपली अगर परसेंटेज कहीं पे नहीं मेंशन है तो जो टैक्स रेट तुम्हें दिख जाए, जैसे यहाँ पे IGST 18% था तो हम उसको ही कंसिडर कर लेंगे एज अ रेट ऑफ टैक्स। तो सिंपली इसका कैलकुलेट कर लोगे दैट इज 18% IGST। यही आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्स पेएबल। ठीक है, तो सिंपली जो वैल्यू आई उसका कैलकुलेट कर लो 18%, तो आपका आ जाएगा आंसर 2,02,500 इंटू 18%। तो कितना आएगा बच्चों 36,450। 36,450। तो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया, एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लिया। होप सो आपको समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओगे, पोस्ट करोगे डाउट, हम आपको वहाँ पे प्रॉपरली क्या करेंगे आंसर्स देंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।